काम करते करते साथ साथ देते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेस पेमेंट। ठीक है जी। तो प्रोग्रेस पेमेंट मींस पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर बाय कस्टमर एज द वर्क इज बीइंग कंप्लीट। यहां तक की बात में लगी। अच्छा, अब ये बात भी आपको मैंने पढ़ा दी हुई है बच्चों। इन केस ऑफ जनरल बोरिंग, इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड कैपिटलाइज। ठीक है जी। इंटरेस्ट इनकम माइनस नहीं होगी। ये याद है कि नहीं याद? अब थोड़ी सी एंट्रियां बच्चों जो अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, उसको देखते हैं। फर्ज करो आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी को चाहिए पैसे। कंपनी ने शेयर इशू करके लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए। तो कंपनी अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगी बच्चों? बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया? अच्छा, जिसने शेयर लिए हो सर उसकी भी अपनी कंपनी हो, उस कंपनी ने इस कंपनी का क्या किए हैं? शेयर ले लिए, तो वो भी तो एंट्री पास कर रही होगी ना। वो उन शेयर को शेयर कैपिटल नहीं समझेगी। शेयर कैपिटल इसका है, उस कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे ही जैसे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी ने इसके शेयर में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट की है। तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, और उसका पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। समझ लगी? जिसने शेयर इशू किए क्या एंट्री पास करेगी? उसके पास पैसे आए, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन जिसने शेयर लिए, उसने पैसे दिए, तो वो क्या डेबिट क्रेडिट करेगी? इन्वेस्टमेंट। उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए शेयर कैपिटल नहीं है। नहीं समझ लगी बात? उसने तो इन्वेस्टमेंट की है, कल को बेच देगा। ठीक हो गया? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अगला पॉइंट, अगर कंपनी को पैसे चाहिए लेकिन कैपिटल कोई बाय करने को राजी नहीं है, कोई बंदा शेयर कैपिटल बाय करने को राजी नहीं है, तो कंपनी फिर क्या करेगी? कर्जा लेगी, लेकिन बैंक से कर्जा नहीं लेगी, लोगों से कर्जा लेगी। क्या करेगी? लोगों से कर्जा लेगी, तो उसको बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। क्या इशू करने पड़ेंगे? बॉन्ड। मार्केट में बॉन्ड आराम से सेल हो जाते हैं। लिखा होता है जनाब ये बॉन्ड ले लें, इसमें बाइक भी निकल जाएगी। तो लोग कहते हैं चलो बाइक है ही नहीं साढ़े को, बॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है जी। प्राइस बॉन्ड के नाम से, अजीबोगरीब किस्म के बॉन्ड के नाम से लोग बॉन्ड इशू कर रहे होते हैं, लोग बाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हौसला 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 हौसला। ठीक है जी। तो डिबेंचर या बॉन्ड एक ही चीज है। कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया कि नहीं कर लिया? तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक डेबिट। लेकिन कंपनी के सर पे लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? डिबेंचर पेएबल या बॉन्ड पेएबल या लोन, जो मर्जी समझ ले। यहां तक की बात सुन लगी? क्या ये पैसे कल को वापस करने हैं कि नहीं करने? तो जो पैसे वापस करने वो लाइबिलिटी है, लेकिन ये शेयर कैपिटल वापस नहीं करना। एक कंपनी मरेगी तो वापस होएगा। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? शेयर कैपिटल कंपनी ने कभी भी वापस नहीं करना। तो फिर आप कहेंगे सर जब वापस नहीं करना तो ये बंदा कहाँ से पैसे लेगा कल को इन्वेस्टमेंट बेच के? हम कहेंगे कि इसको रास्ता दिखाएंगे स्टॉक एक्सचेंज का। किसका रास्ता दिखाएंगे? वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी और को इल्लू बनाएगा, उसको शेयर बेच के क्या कर लेगा? पैसे ले लेगा। हमने कभी पैसे वापस नहीं करने। नहीं समझ आ रही? कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो कभी वापस नहीं होना, कैपिटल। और वो पैसा जो वापस करना है, यही तो फर्क है दोनों में। हालांकि कैपिटल लाइबिलिटी दोनों एक साइड पे आते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट की एक साइड पे आते हैं, यानी कि दोनों की नेचर सेम है। वो भी क्रेडिट और वो भी क्रेडिट, लेकिन इसके बावजूद उनको अलग तरह क्यों पुकारा जाता है? उनमें फर्क यही है, ये पैसे वापस करने, वो वाले पैसे वापस नहीं करने। हजम शुद्ध? अच्छा जी, जिस बंदे ने बॉन्ड परचेज किया या डिबेंचर परचेज किया, क्या उसने इन्वेस्टमेंट की कि नहीं की? उसने तो इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके लिए ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए शेयर भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और डिबेंचर भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। फर्क ये है, शेयर वो जाके बेचेगा स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन डिबेंचर वो आके हमारे मत्थे मारेगा। बात समझ लगी है? हमने फर्ज का टाइम दिया जी 5 साल का, कि 5 साल बाद डिबेंचर आके वापस कर देना। तो वो वापस करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएगा, वो वापस करने हमारे पास आएगा। वो कहेगा भाईजान आपने बॉन्ड इशू किए थे, 5 साल पूरे हो गए, थोड़ा अपने बॉन्ड में पैसे वापस करो। लेकिन क्या शेयर पकड़ के हमारे पास आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब हमने शेयर इशू किए थे किसी के साथ कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की थी कि 5 साल बाद आ जाना।
समझ आ रही बात? तो किसी के साथ ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। तो चूंकि ये लाइबिलिटी है, तो इस लाइबिलिटी के ऊपर अगर आपको सूद पे करना पड़ गया तो वो बोरिंग कॉस्ट। चूंकि ये लाइबिलिटी नहीं है, तो इस लाइबिलिटी के ऊपर अगर आपको कुछ पैसे देने पड़ गए तो वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं। पॉइंट समझ आ गया सबको? वो क्लियर है? सूद, इंटरेस्ट, लोन क्या होता है? लोन का यही तो फायदा है कि बंदा मर भी जाए तो जनाजे पे खड़े होकर लोग क्या कहते हैं? तो हाँ, तो वही है ना कि कंपनी कल को जब मर जाएगी तो सबसे पहले कौन से लोग पैसे निकालेंगे वहां से? कंपनी का कुछ तो पड़ा हुआ है ना, कि नहीं पड़ा हुआ? नहीं बात समझ आ रही? तो वो कहेगा भाई साढ़े पहले पैसे वापस करो, कर्जा लिया सी कंपनी साढ़े को, पहले सानू पैसे दो, बाकी जेरे बच गए आपस वंडो। ठीक है, कंपनी का पास भी प्लांट पड़ा होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगी, सारा कुछ होगा, तो कहेंगे बेचो, एसेट है, हमारे पैसे निकालो। ठीक है, तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट ए फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज ए क्वालिफाइंग एसिड। पहले सेकंड में बता दिया भाईजान ये क्या है, क्वालिफाइंग एसिड है। फंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एंटिटीज जनरल बोरिंग। अब उसने अगली बात ये बता दी है कि भाईजान कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, सिर्फ जनरल बोरिंग है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कमेंस ऑन यकम जुलाई 2009। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये तीनों कंडीशनें पूरी हैं। जब भी कैपिटलाइजेशन का वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है कि तीनों बातें पूरी हैं। क्या क्या? कर्जा लिया हुआ है, उसमें सूद चल रहा है, ठेकेदार को पैसे दे दिए हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी शुरू हुई पड़ी, एंड कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द ईयर अंटिल द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑन 31 दिसंबर 2010। वो कहता है वो कंटिन्यू रही सारा साल। कब तक चलती रही? 31 दिसंबर 2010 तक चलती रही। यहां तक की बात सुन लगी? ठीक है जी। द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट इज एज फॉलो। यकम जुलाई को ठेकेदार को कितने पैसे दे दिए? 20,50,000। 15 सितंबर को ठेकेदार को कितने पैसे दे दिए? 10 लाख। 15 अप्रैल को ठेकेदार को कितने पैसे दे दिए? 5 लाख। 30 जून को ठेकेदार को कितने पैसे दे दिए? 7 लाख। अब इतना पैसा आया कहाँ से? मुझे जरा बताएं, ठेकेदार को टोटल पैसे कितने दिए हैं? है 45 लाख। इसका मतलब है इस बंदे के पास इतने कर्जे, इतना जनरल बोरिंग होगी। समझ लगी? अब देखते हैं जी। द एंटिटीज जनरल बोरिंग इन द पीरियड फ्रॉम यकम जुलाई टू 30 जून कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट, 5 मिलियन के डिबेंचर इशू किए हैं यकम जनवरी 2009 को विद फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। डिबेंचर इशू किए। अच्छा, जिन लोगों को डिबेंचर इशू किए उनको बताएंगे कि भाई तुम लोगों का पैसा हमने किसी बिल्डिंग पे लगाना है? नहीं बताएंगे, तो जनरल बोरिंग। तो बोलेगी बात, जिनको डिबेंचर इशू करें उनको बताने की जरूरत नहीं कि पैसे हमने कहाँ लगा रहे हैं, हम चाहे जुए में लगा दें, उनको क्या, वो आएंगे अपने टाइम पे, भाईजान 5 साल पूरे हो गए ना, पैसे दो। तो बोलेगी उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो डबल शाह सुना है आपने? वो डबल शाह वो कहता था मेरे 10 लाख रुपया दो, 3 हफ्ते बाद आना मेरे को 20 लाख ला जाना। तो देने वालों ने कभी पूछा डबल शाह साहब कितने ला रहे हो पैसे? किसी ने नहीं पूछा। उनको किस चीज से गर्ज थी? तो पैसे डबल हो रहे हैं, साढ़े लो भावे खुद सुटे सानू भी लगे। नहीं समझ लगे? वो डबल शाह कहता था भाईजान मैं आपके पैसे दुबई की कैसीनो पे लगाता हूँ, वहां पे पैसे हफ्ते में डबल हो जाते हैं, आपको मैं 3 हफ्तों बाद देता हूँ, तो मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ। ऐसे कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक हो गया जी? तो जब वो पकड़ा गया तो दुनिया के अरबों खरबों रुपए उसके पास पड़े हुए थे। ठीक हो गया? कोई वो डबल शबल कोई नहीं कर रहा था, लोगों को क्या कर रहा था, चूना लगा रहा था, सारे पैसे पड़े हुए थे बस। नहीं समझ आ रही? अगला पॉइंट, द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज पेबल इन 2015। पैसे पकड़े कब, देने कब है? पहला पॉइंट, ये लोन है कि कैपिटल है? लोन है। ये लॉन्ग टर्म लोन है कि शॉर्ट टर्म लोन है? क्यों लॉन्ग टर्म कैसे पता लगा? ठीक है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा कि करंट लाइबिलिटी में आएगा? क्या इसमें से कुछ पैसे अगले साल देने हैं तो इसका कोई करंट पोर्शन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे करने हैं
कैसे पता लगा? फुल अमाउंट, 1 रुपया भी अगले साल नहीं देना। तो इसको स्प्लिट नहीं करना हमें। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, अगला पॉइंट। अब बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की थी? ये कम जुलाई को। लेकिन ये डिबेंचर कब इशू किए थे? ये 6 महीने पहले इशू करके बैठे हुए थे। तो उन 6 महीनों का इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? उसने कहा कैपिटलाइजेशन शुरू ही कब हुई है? ये कम जुलाई में। इसका मतलब है तीनों कंडीशनें ये कम जुलाई को पूरी हुई, पहले तो पूरी नहीं हुई थी। तो उन 6 महीनों का सूद कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अगला पॉइंट। एक बैंक लोन भी ले लिया 2 मिलियन का। कब लिया? ये कम जुलाई 2009 को लिया। इसका मतलब है जिस दिन कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस दिन हमने कर्जा भी पकड़ लिया 2 मिलियन का, with a floating interest rate that is adjusted semi-annually by changes in काइबोर। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि रेट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, फिक्स रेट नहीं है। ये फिक्स रेट था, लेकिन नीचे वाला फिक्स रेट नहीं है। यकम जुलाई 2009 वाले दिन रेट कितना था? 8.75, विच इंक्रीज टू 9% एट यकम जनवरी 2010। मेरा तो सवाल है, दिसंबर में क्या रेट होगा? कौन सा? 8.75। इसका मतलब है ये 8.75 वाला रेट जुलाई से चला होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तक यही रेट रहा। फिर जनवरी में रेट क्या हो गया? 9%। फिर अगले 6 महीने ये रेट रहा। द लोन इज पेड ऑफ इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख रुपया। अच्छा, क्या ये लोन हमने अगले साल पे करना है कि नहीं करना? तो इसका मतलब है इस लोन के दो टोटे होंगे, करंट और नॉन करंट वाला हिस्सा। वो पैसे जो अगले साल देने हैं वो करंट, और वो अगले साल के बाद जो देने हैं वो नॉन करंट। समझ लगी बात? पॉइंट नंबर 3। बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज दैट इज adjusted change in काइबोर। इंटरेस्ट रेट एट यकम जुलाई 2009 इज 14%, विच वाज एडजस्टेड एट 14 से 25% एट यकम जनवरी 2010। द ओवरड्राफ्ट इज एंड यकम जुलाई 2009 वाज 3 लाख, विच इंक्रीज टू 7 लाख एट यकम जनवरी 2010, विच रिमेन कांस्टेंट टिल द ईयर एंड। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया जैसे क्रेडिट कार्ड, ये भी पैसा बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यकम जुलाई 2007 वाले दिन आपने कितना पैसा बैंक का इस्तेमाल किया? 4 लाख। हाँ जी, यकम जुलाई 9 वाले दिन आपने बैंक का कितना पैसा इस्तेमाल किया? इस्तेमाल करी दी होंगी। हाँ, 4 लाख इस्तेमाल की? कहाँ लिखा 4 लाख? है क्या? ध्यान, अंग्रेजी ध्यान ना पढ़ो। हाँ जी, और 5 मिनट लग देने समझ। ठीक है। यकम जुलाई को कितना कर्जा लिया बच्चों? 3 लाख। 7 लाख कर्जा कब हुआ? वो यकम जनवरी को हुआ था, यकम जुलाई को नहीं था। तो 4 लाख मजीद कब लिया होगा? यकम जनवरी 2010 को लिया। लॉजिक समझ आ गई? अब मसला हमारा ये है, चूंकि सारी की सारी जनरल बोरिंग है। कौन सी बोरिंग है? जनरल बोरिंग है। और बोरिंग भी तीन तीन है। कुछ लोगों से पैसे लिए, कुछ बैंक से पैसे लिए, कुछ क्रेडिट का इस्तेमाल किया। तो इन तीनों को मिला के हमें पहले रेट निकालना होगा, कैपिटलाइजेशन रेट। दूसरा मसला ये है, ये तीनों की तीनों बोरिंग सारा साल सेम नहीं रही, अप्स एंड डाउन आते रहे। तो एक तो आपके पास लोन की अमाउंट आ जाएगी, लेकिन वो वाली लोन की अमाउंट आपने रेट में यूज नहीं करनी, आपको वेटेड एवरेज लोन निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो जरा बच्चों ट्राई करें, एक अपनी हल्की सी कोशिश करें, रेट निकाल के दिखाएं जरा मुझे क्या आता है। वैसे तो 90% चांस है गलत आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करो।
हाँ निकला आंसर 9.918 है 9.82 हाँ जी हाँ जी फिर पता चलेगा ऐसे रोल में क्या हो रहा है हाँ, भेज रहे हैं, उसके बाद अपना आंसर अपना कॉपी ये मेरी बुलेटिन है ना? नशा करके बैठे हाँ जी क्या है जी सवाल का नाम क्या है क्वेश्चन 6 है ये जरा देखें 5 मिलियन का कर्जा था बॉन्ड का यकम जनवरी से लिया हुआ था इसका मतलब यकम जुलाई को भी उतना ही था उस पे क्या रेट था 10%। अब ये 5 मिलियन का कर्जा सारा साल 10% के रेट पे लगा रहा ऐसे ही है तो इसका मतलब है यहाँ पे वेटेड एवरेज लोन 5 मिलियन ही देगा ऐसे ही है अब बोलो तो सही बैंक का कर्जा 2 मिलियन था यकम जुलाई 2009 को लिया था लेकिन बच्चों उसने कहा था कि 2 लाख रुपए 6 महीने बाद वापस भी करना है तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 मिलियन 6 महीने तक 2 मिलियन रहा 6 महीने गुजरने के बाद वो 18 लाख हो गया था नहीं समझ रहे 5 मिलियन तो सारा साल 5 मिलियन रहा 2 मिलियन 6 महीने तक रहा फिर अगले 6 महीने क्या हो गया 18 लाख हो गया फिर 3 लाख 6 महीने तक रहा फिर अगले 6 महीने बाद वो क्या हो गया 7 लाख हो गया तो बच्चों 2 मिलियन का लेंगे 6/12 18 लाख का भी लेंगे 6/12 फिर 3 लाख का 6/12 फिर 7 लाख का 6/12 कर करा के आप जब तो वेटेड एवरेज लोन कौन कौन सा लेंगे बच्चों 5 मिलियन 10 लाख 9 लाख 1.5 लाख 3.5 लाख नहीं निकला क्या गलती की है ना यकम जनवरी को तो 7 लाख ही था ना ओहो कर्जा कब लिया था तो क्या 30 जून तक 30 जून 2010 तक ये कर्जा पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा तो 1.5 साल पड़ा रहा ना उसमें से पहले 6 महीने प्रॉफिट लॉस में जाएंगे बाकी के 12 महीने तो यहाँ पे आएंगे ना नहीं समझ लगी तो बच्चों टोटल एक साल का सूद आपका कितना बनता है 739,375 डिवाइड किस पे करेंगे 7.4 मिलियन पे रेट क्या निकल आएगा 9.992%। ये नोट कर लो अगर आपको नहीं समझ आई तो ये वर्किंग नोट कर लो शाबाश हाँ जी फोटो खींच लो हाँ जी हो गया जी समझ भी आया कि नहीं आया जैसे नोट ही कर रहे हो अच्छा जी रेट निकला है बच्चों कितना 9.992 इन सब के साथ 9.992 लग जाएगा ऐसे ही है और बोलो तो सही इन सब के साथ 9.992 लग जाएगा अब अगला पॉइंट पहली पेमेंट हमने ठेकेदार को कब दी
तो क्या ये पूरा साल इससे गुजर गया कि नहीं गुजर गया? तो बच्चों इसके साथ 12/12 कर लें या कुछ भी ना करें, निकल आएगा इंटरेस्ट। नहीं समझ रहे? ये पहले दिन हमने ठेकेदार को पेमेंट कर दी थी, तो ये 12 महीने तक ये आउटस्टैंडिंग रही। क्या आंसर आ जाएगा? 2,04,836। ओके। अब 10 लाख, उसके साथ भी यही रेट अप्लाई होगा। ये हमने ठेकेदार को कब दिया? 15 सितंबर को। तो कितने महीने तक ये आउटस्टैंडिंग रहा? सितंबर गद्दा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, 3, 4 या 5 है। हाँ, निकालो भी आंसर क्या आता है। 7, 9, यहाँ तक की बात सुन लगी। ये 5 लाख दिया था बच्चों, कब? 15 अप्रैल को। रेट लग गया, टाइम 2.5। कैसे लिखेंगे बच्चों? 2.5 डिवाइडेड बाई 12। 10,408। और ये आखिरी पेमेंट में ठेकेदार को की थी 4 लाख रुपए की, 30 जून वाले दिन। इस पे कितने महीने गुजर गए? 0/12। ये बात लगी, क्योंकि साल के आखिरी दिन तो पैसे दिए हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा? जोर फटे मत पाटे थे, कैलकुलेट करना शुरू करता पड़ गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ जी, क्या आंसर निकला आपका? 300। काश इस वक्त आपके छोटे बहन भाई होते। ओए होए होए होए, वो तवा लगना था ना अगली पूरी जिंदगी। घर जाकर ना सनी मामा मामा, वो 4 लाख को 0 से मल्टीप्लाई करके 300 आंसर निकाल के बैठी हुई थी। 3996 आंसर आ गया है। तो अब क्या हुआ फिर? है कि नहीं? ये एक ऐसा अलग साइंस है जो इस गोले पे नहीं चलती, दूसरे गोले से नॉलेज आ रहा है। 291,347। यहां तक की बात सुन लगी। अच्छा, सवाल में उसने क्या मांगा, पढ़ो जरा। वो कैसे निकलेगी? वो पैसे जो ठेकेदार को दिए, प्लस उसमें सूद ऐड कर दे। हाँ जी। अब क्या आंसर आया? यार आपका तो ये वाला आंसर ही मैच कर रहा। 2,04,836। ठीक है। दूसरा आंसर आया था 79103। ठीक है। 10408। इन तीनों को टोटल करो जरा। ये 294 आता तो ही लिखाया 291।
और 291 कितों आया सी? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ 2,91,000 ਤੇ 91 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਸਮੇ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। और बाकी सारे सुमन बुकमन, अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ये बंदा करे कसमें, जमा तो घटो घट कर लो यार, एक करी कंफर्म कर लो। 1 मिनट के लिए जूम कर लेगा, दाएं बाएं भी मेरी तरह के बैठे हुए हैं। मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करके 30,000 आंसर निकाल रही हूं, तो बाकी जमा करके क्या क्या कर रहे होंगे। हाँ जी, तो क्या आएगा बच्चों? 2,94,347। तो बच्चों ये इसमें हम जमा कर देंगे, तो ये फाइनल कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 42,44,347। क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं चार्ज होगी? ठीक है जी। तो वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो, 31 नंबर 10 पे जाके मुकम्मल होगा, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? चलो जी, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, वो देंगे।